नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर आज उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य दिग्गज जुटेंगे और गुरुवार को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का जोशियाड़ा में समापन होगा और सभी वीवीआईपी मातली हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से होते हुए आएंगे और इसके लिए प्रशासन ने रूट मैप भी तैयार किया है। और बुधवार को दिन भर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा रहा और सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जनपद की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं संभावना जताई जा रही है कि कार्यक्रम के दौरान सीएम उत्तरकाशी के लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी कर सकते हैं। और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सीएम करीब 75 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और जिनकी लागत करीब 110 करोड़ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने अभ्यास भी किया और रक्षा मंत्री प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक की निंदा की और उन्होंने कहा कि इसे लोकतंत्र में काला अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने फोन न उठाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भी कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि ऐसा करके उन्होंने नैतिकता और मर्यादाओं को तार तार कर दिया। और मुख्यमंत्री धामी ने ट्विटर पर लिखा कि पंजाब में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और लोगों को अपने प्रिय नेता को सुनने आने से रोका गया, यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। और कांग्रेस नेता अपनी जिम्मेदारियां तो बहुत पहले ही भुला चुके थे और अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन तक न उठाकर नैतिकता और मर्यादाओं को तार तार कर संघीय व्यवस्था का अपमान किया है। और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो इस प्रकार का प्रपंच कर प्रदेश की जनता को बीजेपी और विकास से दूर कर देंगे तो उनका अनुमान गलत है। और पंजाब इनकी सच्चाई को जान चुका है और जनता अब राज्य में खुशहाली और सुशासन चाहती है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 3 लाख मतदाता और बढ़ गए हैं और इसके साथ ही राज्य में मतदाताओं का आंकड़ा 81 लाख पार कर गया। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने मतदाता सूची का प्रकाशन करते हुए ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि एक महीने के अभियान में प्रदेश में 1 लाख से अधिक युवा मतदाता भी जुड़े हैं। और बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि नवंबर तक राज्य में कुल 78,46,000 मतदाता थे और 1 से 30 नवंबर के बीच अभियान चलाया गया, जिसके बाद मतदाताओं की संख्या बढ़कर 81,43,922 हो गई है। और उन्होंने आगे बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी 46,765 से बढ़कर 1,58,008 पार कर चुकी है। और निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई तरह की कसरत की है और इसके तहत जहां महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला चौपाल का आयोजन प्रदेश भर में किया गया, तो दूसरी जगह और जगह जगह मशाल जलाकर भी जागरूकता बढ़ाई गई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोरोना संक्रमित पाए गए और रिपोर्ट आने के बाद वो अपने आवास पर आइसोलेट हो गए और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी हल्की दिक्कत होने की बाद उनकी जांच कराई गई थी। और देहरादून के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने एक बयान में जानकारी दी कि बुधवार दोपहर को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर उन्होंने कोरोना जाँच कराई थी, जिसमें वो कोरोना संक्रमित मिले हैं और उनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। और सतपाल महाराज लाल डालनवाला स्थित अपने आवास पर अभी आइसोलेट हैं।
7 फरवरी 2021 को चमोली के रैनी गांव में आपदा की याद एक बार फिर ताजा हो गई है और बुधवार को एक साल बाद जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन स्थित एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर से एसडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद किया गया और एसडीआरएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ भेजा है और शव की पहचान अजीत सिंह ठाकुर ग्राम मिलंगो तहसील पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है और पुलिस के मुताबिक मृतक एनजीएम ऋत्विक कंपनी में टनल इंचार्ज के पद पर नियुक्त था और कंपनी के कर्मचारियों ने ही शव की शिनाख्त की है और 7 फरवरी 2021 को रैनी गांव में आई भीषण आपदा के बाद ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई कर्मचारियों और मजदूरों की सैलाब की चपेट में आने से मौत हो गई थी और सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा टनल के अंदर रेस्क्यू चलाकर कई शवों को बरामद किया गया था। लेकिन अभी भी टनल के अंदर जैसे जैसे मलबा साफ हो रहा है वैसे वैसे मलबे के अंदर शव नजर आ रहे हैं और 7 फरवरी को चमोली के तपोवन क्षेत्र में रैनी गांव के पास श्री गंगा में आए जल सैलाब से भारी तबाही मची थी, जिसकी चपेट में आने से ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना और एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 204 लोगों की मौत हो गई थी और अभी भी कई लोग लापता चल रहे हैं और इस तबाही का जख्म अभी भी नहीं भर पाया और इसी के तहत करीब एक साल बाद 5 जनवरी 2022 को टनल के अंदर से एक और शव बरामद हुआ है। उत्तराखंड में तीसरे दिन गुरुवार को भी मौसम खराब रहा और राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे और वहीं चारधाम सहित ऊंची चोटियां बर्फबारी से ढक गई हैं और राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और मसूरी में भी तीसरे दिन भी घने बादल छाए रहे और शहर में शीतलहर का प्रकोप जारी है और चक्राता, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अभी भी जारी है और बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में और वहीं धनोल्टी में बुधवार रात को कुछ देर हल्की बर्फबारी हुई लेकिन बर्फ टिक नहीं पाई और मसूरी में फिलहाल बर्फ नहीं पड़ी और टिहरी जिले के प्रतापनगर के सेम मुखेम और तहसील घनसाली के गंगी पिंसवड़ गोवाली गांव में हल्की बर्फबारी हुई और श्रीनगर क्षेत्र में 2 दिन बाद गुरुवार को हल्की धूप निकली। हालांकि घाटी में अभी कोहरा छाया रहा और गंगी मोटर मार्ग रे के समीप बर्फ से बंद हो गया और बद्रीनाथ धाम में भारी हिमपात भी हुआ है और वहीं तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है और चमोली जिले में ओली, रैनी और ब्रह्मताल में बर्फबारी हुई है और वहीं रुद्रप्रयाग जिले में हल्के बादलों के बीच धूप खिली हुई है और केदारनाथ में लगभग 2 फीट तक बर्फ जमा है। चोपता, तुंगनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे से एक बार फिर कई लुभाने फैसले बाहर आए हैं और बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में गृह कर माफ करने का फैसला लिया गया और साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने बढ़ा दिया गया और पिछली कैबिनेट में वृद्धा और विधवा पेंशन 1400 रुपए और पति और पत्नी दोनों को पेंशन के लाभ देने का निर्णय लिया गया था और उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में 1 महिला और 1 पुरुष चिकित्सक की तैनाती होगी और इसके लिए कुल 224 पदों के सृजन होगा और आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के डॉक्टरों को एमबीबीएस चिकित्सकों की तर्ज विभागीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति का लाभ भी मिलेगा और कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है और उनियाल ने बताया कि राज्य सरकार 2016 से राजभवन में विचाराधीन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ देने के विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करेगी ताकि इसका शासन देश जारी हो सके।
उत्तराखंड में एक दिन में 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले और संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 पार हो गया, जबकि 24 घंटे में 119 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और राज्य में अब तक 34,06,438 लोग संक्रमित हो चुके हैं और राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और बीते 24 घंटों में राज्य के सभी 13 जिलों में 505 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें देहरादून जिले में 253 संक्रमित मिले और वहीं हरिद्वार में 64, नैनीताल में 55, पौड़ी में 60, उधम सिंह नगर में 37, बागेश्वर में 9, अल्मोड़ा, चमोली और टिहरी में 5-5 और चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 6, उत्तरकाशी में 2 और वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। और वहीं राहत यह है कि किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 119 मरीजों ने संक्रमण को मात दिए और उन्हें मिलाकर अब तक 3,31,628 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं।